नमस्कार और मेरे प्राचीन ज्योतिष पाठ्यक्रम की 21वीं कड़ी में आपका स्वागत है, जिसमें हम 5 प्राचीन मुख्य पहलुओं के बारे में बात करेंगे। इन ग्रहों के संबंधों में कुछ विशेष कोणीय संबंध होते हैं जो हमें दिखाते हैं कि ग्रहों के बीच ऊर्जा कैसे प्रवाहित होती है। प्राचीन ज्योतिष में केवल इन्हीं 5 मुख्य पहलुओं का उपयोग किया जाता था और आधुनिक ज्योतिष की तरह इसमें कोई अतिरिक्त पहलू नहीं जोड़े गए थे। और हम यहाँ भी केवल इन्हीं 5 प्राचीन मुख्य पहलुओं पर ध्यान देंगे, क्योंकि हमारे उद्देश्य के लिए यानी अपनी ऊर्जा के स्तर को स्थायी रूप से एक नए स्तर पर ले जाने के लिए हमें इनसे अधिक की आवश्यकता नहीं है। सामान्य तौर पर कहा जा सकता है कि प्राचीन ज्योतिष संक्षिप्त, आवश्यक, स्पष्ट और तार्किक है, और यही बिल्कुल सही है। हमारे इस प्रयास हमारे लक्ष्य के लिए, क्योंकि हम अपने लक्ष्य के लिए अनावश्यक जानकारियों से खुद को बोझिल नहीं करना चाहते, जो हमें भ्रमित कर सकती हैं या लक्ष्य से भटका सकती हैं। इसलिए क्योंकि हम खुद को उस ज्ञान से बोझिल कर लेते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम केवल वही लेते हैं जिसकी सच में जरूरत है, जो हमें आगे बढ़ाता है, जहां हमारे पास स्पष्ट संरचना होती है, तार्किक क्रम होता है। क्योंकि समय वैसे भी कम है, आखिरकार हमारे पास एक ही जीवन है। हमने अपना लक्ष्य 5 साल में पूरा करने का रखा है। हाँ, यह कम समय है, सोचा गया है, लेकिन अगर आप लगातार लगे रहें, साथ दें, तो यह संभव है, किया जा सकता है। इसमें खुद को नहीं खोना चाहिए। इसलिए आपको छांटना होगा कि आपको क्या चाहिए और क्या छोड़ा जा सकता है। इसमें प्राचीन ज्योतिष उपयुक्त है, क्योंकि यह आवश्यक, संक्षिप्त, सटीक और लक्ष्य केंद्रित है। इसीलिए सामान्य रूप से नियम है, जो भी आवश्यक नहीं है, जो अनिवार्य नहीं है, वह हटा दिया जाता है। ठीक है, तो अब हम सीधे उन 5 संबंधों में से पहले यानी 5 पहलुओं में से पहले से शुरू करते हैं, और वह है संयोजन, कंजंक्शन। और एक बार फिर याद दिला दूं, यह यहाँ आकाशीय चित्र है। यहाँ बीच में आज पृथ्वी है, यानी हम आज पृथ्वी को केंद्र में रखकर भू केंद्रित दृष्टिकोण का उपयोग कर रहे हैं। और यहाँ बुध ऑरेंज रंग में और शनि बैंगनी रंग में पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं। और दोनों ग्रह अभी कर्क राशि में हैं, क्योंकि ये 12 खंड प्रत्येक 30 डिग्री के हैं। हमारी 12 दिशाएं भी हैं और हर दिशा भी 30 डिग्री के बराबर है। और यहाँ हमारे पास शनि और बुध कर्क राशि में संयोजन, कंजंक्शन में है। यहाँ हमारे पास 2 अलग अलग ऊर्जा गुणों की एकता है। इन दोनों ऊर्जा गुणों का मिलन और समन्वय है, जो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण करता है। संयोजन, कंजंक्शन में एक रेखा बनती है, जिसमें 2 या अधिक ग्रह एक ही देशांतर पर स्थित होते हैं और उनकी ऊर्जा बिना किसी उल्लेखनीय बाधा के एक साथ मिलती है। ज्यामितीय रूप से संयोजन 2 बिंदुओं के एक ही रेखा पर प्रक्षेपण के समान होता है। उनकी स्थिति अलग अलग बनी रहती है, लेकिन उनका प्रभाव क्षेत्र एक जैसा होता है, क्योंकि ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ सक्रिय होती हैं। वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। ये शक्तियां यूं कहें तो एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं और एक बिल्कुल नई ऊर्जा गुणवत्ता का निर्माण करती हैं। हालांकि जो वे अकेले यानी बिना किसी संबंध के नहीं करती, वह यह है कि वे एक दूसरे को न तो मजबूत करती हैं और न ही कमजोर। वे ऐसा नहीं करती, यानी वे तटस्थ रहती हैं। हर एक की अपनी सामान्य शक्ति होती है, और हाँ, वे भले ही 2 हों, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि एक दूसरे को और अधिक मजबूत कर देता है। कल्पना करो, 2 संगीतकार एक दूसरे के बगल में बैठे हैं, और एक वह पियानो बजाता है और दूसरा वह वायलिन बजाता है। हाँ, और ठीक इसी तरह आप इस संयोजन की कल्पना कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों सुर एक साथ बजते हैं। पहले पल में आप उन्हें एक दूसरे से अलग सही से महसूस भी नहीं करते, लेकिन ये 2 स्वतंत्र सुर हैं। वे एक दूसरे को दबाते नहीं हैं, वे एक दूसरे को मजबूत नहीं करते, लेकिन वे परेशान भी नहीं करते। उनकी ध्वनियां आपस में मिलती हैं और ठीक यही कुछ नया, कुछ तीसरा उत्पन्न होता है। कुछ ऐसा जो न केवल वायलिन है और न केवल पियानो, बल्कि एक नई ऊर्जा गुणवत्ता, एक संलयन है।
कहा जा सकता है दोनों ध्वनियां एक साथ प्रभाव डालती हैं। वे एक दूसरे में समाहित होती हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, वे एक नई ध्वनिक गुणवत्ता का निर्माण करती हैं। और जितनी अधिक निकट यह संयोजन होता है, यानी 0 डिग्री संयोजन पर, इसका अर्थ होगा कि वे बिल्कुल एक सीध में हैं। हाँ, उतनी ही अधिक सटीकता से ये दोनों स्वर एक दूसरे से मेल खाते हैं। लेकिन मैं इसे अब एक बार और अलग से दिखाता हूँ एस्ट्रो डिटेक्टर पर। ठीक वहीं हम अभी तुरंत एक नजर डालते हैं। ये एक नई खोज है जिसे सुरक्षा के लिए पेटेंट कार्यालय में पंजीकृत कराया गया है। यह स्वाभाविक रूप से सभी उपलब्ध एस्ट्रोसेट्स में शामिल है। आप इसे नीचे विवरण में पाएंगे, यानी वे एस्ट्रोसेट्स जिनमें यह एस्ट्रो डिटेक्टर शामिल है। अब हम संयोजन को एस्ट्रो डिटेक्टर के साथ विस्तार से देखते हैं। और यहाँ एस्ट्रो डिटेक्टर पर हमने यहाँ संयोजन को दर्शाया है, और वास्तव में संयोजन 0 डिग्री होता है। इसका मतलब है दो ग्रह एक दूसरे के सापेक्ष 0 डिग्री पर स्थित होते हैं। वे एक तरह से एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, और यही संयोजन है। यह 0 डिग्री है और एस्ट्रो डिटेक्टर में इसका ऑर्बिस 10 डिग्री है। प्राचीन ज्योतिष में इसे थोड़ा और विस्तृत माना जाता था, लेकिन हम इसे बिल्कुल सटीक रखना चाहते हैं। हम अभी शुरुआत में हैं और वहाँ स्पष्ट परिणाम भी अनुभव करना चाहते हैं। इसी वजह से मैंने इसे यहाँ थोड़ा संक्षिप्त रूप में दर्शाया है, ताकि हमारे पास व्यावहारिक रूप से एक दिशा में 5 डिग्री और दूसरी दिशा में 5 डिग्री हों। क्योंकि यहाँ पूरा वृषभ, ये वृषभ का प्रतीक है और यह वृषभ का 30 डिग्री का खंड है। और सूर्य यहाँ वृषभ राशि में 16 डिग्री पर स्थित है, जो इस खंड के भीतर आता है। अब हम अपने एस्ट्रो डिटेक्टर को ठीक 0 डिग्री की रेखा के साथ रखते हैं। इस नीली रेखा पर, जो कुंडली में इसी तरह दर्शाई गई है, आपके यहाँ भी, हाँ, जहाँ भी आपके पास कोई ग्रह स्थित है, वहाँ आपको ऐसी एक नीली रेखा दिखेगी, और वहीं आप एस्ट्रो डिटेक्टर को रखते हैं संयोजन के साथ 0 डिग्री की रेखा के साथ। और फिर यह आपको दिखाता है कि एक दिशा में 5 डिग्री और दूसरी दिशा में 5 डिग्री पर क्या स्थित है। और यहाँ अब हमारे उदाहरण में यहाँ बुध स्थित है, तो बुध सूर्य के साथ 3 डिग्री की युति में है। यहाँ एक युति है, और यह युति का 10 डिग्री का विस्तार है, यानी एक दिशा में 5 डिग्री और दूसरी दिशा में 5 डिग्री। इसे ज्योतिष में ऑन ऑर्बिस कहा जाता है। थोड़ा विस्तार से समझें। ऑन ऑर्बिस का अर्थ है ग्रहों के बीच युति की सीमा या प्रभाव क्षेत्र, जो इस युति की शक्ति और प्रभाव को दर्शाता है। इसका मतलब है, जैसा कि हमने देखा, युति में कुल ऑन ऑर्बिस हमारे मामले में 10 डिग्री है। इसका मतलब है ये वह क्षेत्र है जहां आपको कुछ महसूस होना चाहिए, खासकर जब हम चंद्रमा का अनुसरण करते हैं और वह इस क्षेत्र में आता है, तो आपको यहाँ थोड़ा सा अलग महसूस हो सकता है। उदाहरण के लिए, जब वह सूर्य के साथ युति में होता है, तो इसका एक प्रभाव होना चाहिए, और हम फिर उस प्रभाव का अवलोकन करते हैं। चरण 1। लेकिन इस तरह आप जान सकते हैं कि प्रभाव कब शुरू होता है, कब वह सबसे अधिक होता है और कब वह फिर से कम होने लगता है। हाँ, और अब तुम अपने कुंडली में देख सकते हो कि तुम्हारे पास कौन कौन सी युतियाओं, कंजंक्शंस हैं, क्योंकि युति का अर्थ यह भी है कि ये दोनों ऊर्जाएं एक साथ प्रभाव डालती हैं। बिल्कुल, जितने करीब ये दोनों ग्रह एक दूसरे के होते हैं, उतना ही प्रभाव भी अधिक होता है। फिर वे एक दूसरे को स्वाभाविक रूप से प्रभावित करते हैं। ये शक्तियां वास्तव में एक दूसरे में समाहित हो जाती हैं और साथ मिलकर एक नई गुणवत्ता का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो अब हम थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं सेक्सटाइल के साथ। और यहाँ हमारे पास अभी भी बुध कर्क राशि में स्थित है और शनि यहाँ वृषभ में है। और यहाँ ये अब 60 डिग्री के कोण की बात है, बिल्कुल मोटे तौर पर, यानी हम यहाँ बिल्कुल सटीक डिग्री की बात नहीं कर रहे, वो हम बाद में एस्ट्रो डिटेक्टर में देखेंगे। बिल्कुल, तो बात एक सेक्सटाइल की हो रही है। यहाँ मुख्य रूप से एक ऐसे पहलू की बात हो रही है जो संभावनाएं और अवसर प्रदान करता है।
जैसा कि पहले भी कहा गया, यह 60 डिग्री का कोण है। वृत्त को 6 भागों में बांटने से बनता है, जिससे एक षट्भुज बनता है। यह भी कहा जा सकता है कि सेक्सटाइल एक अनुनाद कोण है जो प्रवृत्तिगत रूप से सुसंगत और सामंजस्यपूर्ण पैटर्न उत्पन्न करता है। एक सामंजस्यपूर्ण ज्यामिति जो अक्सर सहजता, प्रवाह और सहयोग से जुड़ी होती है। प्रकृति में हमारे पास यहाँ उदाहरण के लिए मधुमक्खी के छत्ते में षट्भुज आकृति क्रिस्टल संरचनाओं या पानी में भी देखी जा सकती है। यह क्षमता और सहयोग का प्रतीक है। इसकी ऊर्जा का प्रवाह कोमल, प्रेरणादायक और खुला होता है। यह एक हल्की बातचीत की तरह है, सहयोग का एक अवसर बिना किसी दबाव के समर्थन। हालांकि यह अपने आप सक्रिय नहीं होता। तुम्हें इसकी क्षमता को सचेत रूप से उपयोग करना होगा, वरना यह बस व्यर्थ चला जाता है। यहाँ आप 2 खिड़कियों की कल्पना भी कर सकते हैं जो एक दूसरे के प्रति तिरछी हैं और दोनों खिड़कियों से बाहर से रोशनी अंदर आ रही है। गर्म, सुखद, दोस्ताना रोशनी। लेकिन ये रोशनी की किरणें अपने आप एक दूसरे से नहीं मिलती, बल्कि आपको पहले पर्दे को थोड़ा सा किनारे करना पड़ता है, क्योंकि तभी ये रोशनी की किरणें आपस में मिल सकती हैं। और ठीक ऐसा ही एक सेक्सटाइल सेक्सटील के साथ होता है। संभावना हर समय मौजूद रहती है। कुछ भी अवरुद्ध या कठिन नहीं है, लेकिन तुम्हें जानबूझकर उस पर्दे को किनारे करना होगा। यह आसान है, इसमें तुम्हें वास्तव में लगभग कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन पर्दे को किनारे करना जरूरी है ताकि ये दोनों रोशनियां मिल सकें और कमरे को कहीं अधिक शक्तिशाली ऊर्जा से रोशन कर सकें। हाँ, और अब हम सेक्सटाइल को एस्ट्रो के साथ थोड़ा और करीब से देखते हैं। डिटेक्टर चालू करें। तो अब हम एस्ट्रो डिटेक्टर के साथ देखते हैं कि हमारे कुंडली में सेक्सटाइल कहाँ स्थित है। इसके लिए हम फिर से 0 डिग्री की रेखा को अपनी सूर्य पर रखते हैं। इस मामले में यहाँ इसे आप निश्चित रूप से घुमा भी सकते हैं यहाँ, और फिर इसे किसी भी अन्य ग्रह पर रख सकते हैं ताकि आप देख सकें कि आपके पास और सेक्सटाइल हैं या कौन कौन से संबंध मौजूद हैं। लेकिन अब हम सूर्य पर ही रहते हैं और अब देखते हैं हमारे पास यहाँ कहाँ है सेक्सटाइल। यहाँ पे क्या लिखा है? नहीं, यहाँ पर दरअसल असल में कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ हमारे पास दूसरा सेक्सटाइल है। हाँ, शायद ये कुछ हो सकता है। यहाँ ये बृहस्पति है। और हमारे मामले में जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ 6 डिग्री के साथ सेक्सटाइल दर्शाया है। और इसका मतलब है 3 डिग्री एक दिशा में, 3 डिग्री दूसरी दिशा में। और ये अब इस उदाहरण में यहाँ होगा। 1 डिग्री आगे निकल गया, क्योंकि ये यहाँ ठीक 1 डिग्री और दूर है। ये व्यावहारिक रूप से 4 डिग्री होंगे। अब मुझे ये कहना होगा कि मैंने यहाँ जानबूझकर शुरुआत में ही डिग्रियों को बहुत सीमित रखा है। इसका मतलब है कोई बहुत संवेदनशील, बहुत ग्रहणशील व्यक्ति यहाँ कुछ महसूस कर सकता है। और ठीक यही प्राचीन ज्योतिष में भी कहा जाता है, 3 से 4 डिग्री हर तरफ, और आधुनिक ज्योतिष में तो 6 या उससे भी अधिक। इसका मतलब है जब मामला इतना करीबी हो तो बस आपको देखना होगा। क्या हो सकता है कि उस दिन आपके पास और कुछ भी ना हो? हाँ, क्योंकि हम जल्द ही चांद की भी जांच करेंगे, और ठीक यही मैं आगे समझाऊंगा। ये अब बहुत जल्द होने वाला है, बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ठीक है, उस दिन आपके पास वैसे भी कुछ नहीं है, और फिर आप वहां देख सकते हैं, भले ही वह 1 डिग्री कम ही क्यों ना हो। हाँ, वरना मैं इसे बस छोड़ ही देता, क्योंकि यह वैसे भी पहले से ही काफी विस्तृत है। तो जब हम इसमें निपुण हो जाएं, जब हम इसमें अभ्यास कर लें, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार डिग्रियों को और भी बढ़ा सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं वर्ग स्क्वायर के साथ, जो खास तौर पर चुनौतियों और टकरावों के लिए जाना जाता है। और यहाँ हमारे पास फिर से कर्क राशि में बुध और इस बार मेष राशि में शनि है। और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, और यही हमारा वर्ग स्क्वायर है। यानी जब वृत्त को 4 भागों में बांटा जाता है तो एक समकोणीय क्रॉस बनता है।
और यह खास तौर पर तनाव, चुनौतियों, प्रतिरोध के लिए खड़ा होता है, लेकिन साथ ही स्थिरता और ऊर्जा के संकेंद्रण के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उदाहरण के लिए वास्तुकला में 90 डिग्री का कोण बहुत सहायक और स्थिर होता है। यह भारी होता है, कठोर होता है और बिल्कुल भी हल्का फुल्का नहीं। 90 डिग्री किसी सामंजस्यपूर्ण अनुनाद के अनुरूप नहीं है, बल्कि एक असंगत या आंशिक रूप से विनाशकारी हस्तक्षेप के अनुरूप है। तरंग पैटर्न एक दूसरे को पूरक नहीं करते, बल्कि घर्षण और तनाव उत्पन्न करते हैं। और ठीक यही तनाव सामान्यतः किसी क्रिया में विसर्जित हो जाना चाहिए, जब तक कि हम आंतरिक रूप से रूपांतरण न करें, यानी इस तनाव का सामना करें। क्योंकि इसी तरह हम इस तनाव का उपयोग करते हैं ताकि अपनी ऊर्जा को परिष्कृत कर सकें। यहाँ प्रतिरोध से ऊर्जा उत्पन्न होती है, जैसे जब कोई अपनी बातों पर अडिग रहता है और अपनी आंतरिक सच्चाई के विरुद्ध कार्य नहीं करता। तो यह सिर्फ एक उदाहरण है, निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है और हम उन सभी को विस्तार से समझेंगे। AB चरण 1। लेकिन ठीक है, मैं एक बार फिर चुंबक का उदाहरण दिखा देता हूँ, क्योंकि यह स्थिति को बहुत शानदार तरीके से समझाता है, जिसमें हम अविश्वसनीय तनाव का सामना कर रहे होते हैं, लेकिन हमें इस तनाव का अपने लिए उपयोग करना होता है। यह वह उत्प्रेरक है जो हमें ऊपर उठाता है। इसके बिना यह संभव नहीं होता। हाँ, और मैं इसे एक बार फिर दिखा देता हूँ। यहाँ 2 चुंबकों का एक उदाहरण है जिन्हें मैं आमने सामने रखता हूँ। वे पक्ष जो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे कि इस मामले में वे उन परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें टकराव या विरोध होता है। उदाहरण के लिए किसी रिश्ते में, नौकरी में या रोजमर्रा की जिंदगी में, और यहाँ तनाव उत्पन्न होता है। इसे आप साफ तौर पर महसूस कर सकते हैं जब आप दोनों चुंबकों को एक दूसरे के करीब रखते हैं। वे सचमुच एक दूसरे को धक्का देते हैं। यहाँ एक स्थिर प्रतिरोध उत्पन्न होता है। इन परिस्थितियों में शक्तियां संतुलित रहती हैं। लेकिन अब देखो क्या होता है जब एक चुंबक झुक जाता है। और ठीक ऐसा ही ऊर्जा का प्रवाह वर्ग में होता है। यह एक घर्षण, दबाव और अवरोध है। यह भावना बेचैन करने वाली है। रोमांचक, एक तनाव, एक आंतरिक तनाव, चुनौतीपूर्ण, लेकिन साथ ही आगे बढ़ने की शक्ति भी। जब आप इस शक्ति को स्वीकार करते हैं, जब आप इसका सामना करते हैं। हाँ, तो अब हम वर्ग को एक बार फिर एस्ट्रो डिटेक्टर के साथ देखते हैं। यहाँ हम फिर से सूर्य को लेते हैं और 0 डिग्री संयोजन के साथ देखते हैं। यही हमारी प्रारंभिक रेखा होती है, 0 डिग्री संयोजन। और अब हम यहाँ देखते हैं वर्ग के मामले में यहाँ क्या हो रहा है। यहाँ हमारा वर्ग है, 90 डिग्री का कोण। क्या यहाँ कुछ है? नहीं, कोई ग्रह नहीं, यानी कुछ भी नहीं। और यहाँ दूसरी तरफ कुछ नहीं, खाली है। तो सूर्य किसी के भी साथ वर्ग में नहीं है। फिर हम आगे के ग्रहों को थोड़ा विस्तार से देखते हैं। बगल में बुध के पास, उसका भी कोई वर्ग नहीं है। और फिर हम आगे देखते हैं, यहाँ कर्क राशि में शनि है यहाँ, और वह मेष राशि में शुक्र के साथ एक वर्ग बनाता है। और साथ ही साथ ये थोड़ा सीमा पर है, लेकिन मैं इसे यहाँ ध्यान में रखूंगा। ये ध्यान देने योग्य है कि यह स्थिति विशेष रूप से जब शनि और शुक्र अलग अलग राशियों में होते हैं तो और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। प्लूटो के साथ भी, और वह तुला राशि में है। अब हम इसे एक बार फिर से व्यापक दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि यह वाकई में यहाँ है। यह एक अत्यंत संवेदनशील स्थिति है। यहाँ शनि है जो शुक्र के साथ एक वर्ग बनाता है। ध्यान दें कि शनि यहाँ कर्क राशि में स्थित है, जो भावनाओं का प्रतीक है। और शनि अन्य बातों के अलावा कठोरता, जड़ता और भावनात्मक ठंडेपन का भी प्रतीक है। अब वह यहाँ शुक्र के साथ एक वर्ग बनाता है, जो कि मेष राशि में स्थित है, हमारे आवेगी संघर्षशील मेष में। शुक्र, प्रेम, संबंध, और एक और वर्ग जो सीमा पर है,
लेकिन इस मामले में मैं यहाँ इसे अवश्य ध्यान में रखूंगा, विशेष रूप से प्लूटो के साथ, जो शक्ति, कामुकता, तीव्रता, गहराई और परिवर्तन का भी प्रतीक है, तुला राशि में, जो फिर से प्रेम, प्रेम संबंधों, संतुलन, सौंदर्य और सामंजस्य का भी प्रतीक हो सकती है। यह संयोजन जीवन में गहरे भावनात्मक और संबंधों के अनुभवों को दर्शाता है। और यहाँ शनि के साथ कर्क राशि में वर्ग बन रहा है, इसमें निश्चित रूप से परिवर्तन की संभावना है और इसे यहाँ बहुत अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। तो इसी तरह आप अपने लिए भी यहाँ व्यवस्थित रूप से सब कुछ देख सकते हैं कि क्या चल रहा है, क्योंकि ऐसी चीजें आदर्श होती हैं, इन्हें आप तुरंत विस्तार से देख सकते हैं। फिर और पहले से ही याद रख लें, जब चरण 1 आए या फिर अभी भी वीडियो और उनके अर्थों को दोबारा देखना और देखना कि क्या आप इन्हें फिर से पहचान सकते हैं अपने आप में, जब आप ऐसी स्थितियां अपने चार्ट में पाते हैं। और भले ही अभी शायद आप इससे ज्यादा कुछ न कर पा रहे हों और आपको इसमें स्पष्टता की कमी महसूस हो, ये स्वाभाविक है, आप अभी बिल्कुल शुरुआत में हैं। लेकिन जब हम अब चंद्रमा को देखते हैं तो वह यहाँ हमेशा अपनी परिक्रमा करता है चरण 1 में, यानी हम हर दिन देखते हैं कि वह कहाँ स्थित है और ठीक ऐसी ही चीजें सक्रिय हो जाती हैं। तो जब यहाँ चंद्रमा का संबंध शनि, शुक्र या प्लूटो से होता है तो ऐसी बातें बहुत अच्छे से सामने आ सकती हैं, और वह भी सीधे असली जीवन में। इसके लिए और कुछ भी जरूरी नहीं है, आप उसी पल में होते हैं और उसी पल में इसे पहचान लेते हैं। और यही सबसे बड़ा फायदा है, क्योंकि आप इसे बस जान जाते हैं। यह असली अनुभव के आधार पर मिला हुआ ज्ञान है। फिर हमारे पास ट्राइन है, जो मुख्य रूप से सामंजस्य और सहजता का प्रतीक है। यहाँ फिर से हमारे पास कर्क राशि में बुध है और शनि, जो यहाँ मीन राशि में स्थित है, और यह एक 120 डिग्री का कोण ज्यामिति में एक ट्राइन बनाता है। ज्यामितीय रूप से एक 120 डिग्री का कोण एक वृत्त को 3 बराबर हिस्सों में बांटता है, जिससे स्पष्ट रूप से क्या होता है, एक समबाहु त्रिभुज बनता है। हर खंड स्थिर, सममित और स्वयं संतुलित होता है। आप एक त्रिकोणीय झूले की भी कल्पना कर सकते हैं, जिस पर 3 समान वजन वाले व्यक्ति बैठे हों। हर हरकत समान रूप से संतुलित हो जाती है, कोई भी नहीं झुकता, सब कुछ स्थिर रहता है, शक्तियां सामंजस्य में रहती हैं। हालांकि ठीक यहीं पर बहुत अधिक आत्मसंतुष्टि, निष्क्रियता और प्रेरणा की कमी का खतरा भी होता है, क्योंकि यहाँ बस दबाव की कमी है। यहाँ कोई दबाव नहीं है जो आपको सच में पीछे से धक्का दे, ताकि आप कुछ हरकत करें या खुद को बदलें, क्योंकि खुद को बदलने के लिए यही जरूरी है। ऊपर और आगे बढ़ने के लिए वास्तव में थोड़ा सा तनाव जरूरी है। व्यावहारिक रूप से आपको संघर्ष करना पड़ता है ताकि आप किसी तरह आगे बढ़ सकें, और सब कुछ हमेशा अपने आप नहीं हो सकता। और ठीक यहीं एक खतरा छुपा है, और वह है हल्केपन के बावजूद भीतरी असंतोष। उदाहरण के लिए, आपको पता है कि आप अपनी प्रतिभा से और भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन यह कभी भी इतना जरूरी महसूस नहीं होता। आप इसे हमेशा कल पर टाल देते हैं या कहते हैं, मुझे पहले से पता है, मैं यह आसानी से कर सकता हूँ, लेकिन आप करते नहीं हैं। आप इसे टालते रहते हैं और आप शुरुआत ही नहीं कर पाते। असल में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वह खास चीज गायब है जो मुझे सच में आगे बढ़ने दे, जो मुझे मेरा असली सामर्थ्य दिखाने दे। आपके पास कई खूबियां हैं, आप जानते भी हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल नहीं करते, और यही अंदर ही अंदर निराशा पैदा करता है। ये सब इतना आरामदायक है कि मैं कोई कदम नहीं उठाता और बाद में मुझे असंतोष महसूस होता है। यही असली खतरा है। ये ठहराव और आराम तलबी की ओर ले जाता है, क्योंकि आप अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं करते, और फिर आप हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसा हो, हर स्थिति में अलग हो सकता है। इसे आप अपने ज्योतिषीय चार्ट में खुद पहचान सकते हैं। और अब हम इस त्रिकोण को एस्ट्रो डिटेक्टर के साथ भी देखेंगे। तो अब हम त्रिकोण की खोज पर निकलते हैं और फिर से सूर्य से शुरू करते हैं।
बिल्कुल। और हमारी शुरुआती रेखा यहाँ है संयोजन 0 डिग्री। यही हमेशा हमारी शुरुआती स्थिति होती है। और देखते हैं यहाँ त्रिकोण 120 डिग्री का कोण पूरी तरह से खाली है, कोई ग्रह मौजूद नहीं है। यहाँ इस तरफ भी पूरी तरह से खाली है, कोई भी ग्रह मौजूद नहीं है। सूर्य का अन्य ग्रहों के साथ कोई त्रिकोण नहीं बनता। फिर बिल्कुल हम आगे देखते हैं। शुक्र की ओर। शुक्र नहीं, यहाँ चंद्रमा के साथ ये थोड़ा सा और दूर है, इसे हम अभी के लिए शामिल नहीं करते। फिर हम बृहस्पति पर आगे देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ बृहस्पति के साथ मंगल का त्रिकोण बनता है, 4 डिग्री का त्रिकोण। इसका मतलब है हमारे पास निश्चित रूप से एक त्रिकोण बृहस्पति मंगल। यहाँ आप इसे अब और भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, त्रिकोण बृहस्पति के साथ मंगल। और इसके अलावा यहाँ एक बड़ा फायदा यह भी है कि आप बहुत स्पष्ट रूप से नेत्रहीन रूप में बृहस्पति की कई या सभी कड़ियों को तुरंत देख सकते हैं, एक ही नजर में, यूं कहें तो। क्योंकि बृहस्पति का यहाँ एक साथ सूर्य के साथ भी एक सिक्सटाइल है। ये तो हमने पहले ही देखा था। और नीचे यहाँ नेपच्यून के साथ एक वर्ग भी है, यहाँ नेपच्यून के साथ वर्ग। और इस तरह हमारे सामने सभी कड़ियाँ स्पष्ट और साफ तौर पर नेत्रहीन रूप में होती हैं और हम इनके साथ बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं। फिर अंत में आता है हमारा 5वां और महत्वपूर्ण पहलू, हमारी 5वीं कड़ी विपक्ष, जो संघर्ष या संतुलन का भी प्रतीक है। और यहाँ हमारे पास कर्क राशि में बुध है और शनि, जो अब विपक्ष में है, कर्क में बुध के सामने, और वह अपने घर मकर में स्थित है। और विपक्ष तब बनती है जब 2 बिंदु ज्यामितीय रूप से 180 डिग्री की दूरी पर होते हैं। विपक्ष का अर्थ है वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में बांटना। दोनों बिंदु एक सीधी रेखा पर स्थित होते हैं जो वृत्त को ठीक बीच से 2 हिस्सों में बांटती है, जिससे अधिकतम ध्रुवीयता की धुरी बनती है। यहाँ ऊर्जा बिना किसी रुकावट के प्रवाहित होती है। तो यहाँ अभी तक कोई तनाव नहीं है और न ही कोई दबाव। ये एक सीधी रेखा है और यहाँ ऊर्जा बिना किसी रुकावट के बह सकती है। हालांकि यहाँ एक बहुत बड़ा फासला है। अब यदि संयोजन की तुलना करें तो वहाँ 2 ग्रह एक दूसरे के बहुत पास होते हैं, जबकि यहाँ विपक्ष में यहाँ बहुत अधिक दूरी होती है। इसलिए या तो यहाँ एक प्रकार का गतिशील संतुलन बन सकता है यदि आप इसे जागरूकता के साथ संभालें, या फिर एक परावर्तन, एक प्रक्षेपण तनाव उत्पन्न हो सकता है। यहाँ अक्सर संबंधों की बात होती है, दूसरे के माध्यम से चेतना की, लेकिन साथ ही आंतरिक विभाजन की भी। और यदि किसी संघर्ष या चुनौती की स्थिति हो तो इस स्थिति को सहना पड़ता है, या यूं कहें कि इसे पहचाना जाना चाहिए। बिल्कुल सही, ताकि इन ऊर्जाओं को संतुलित किया जा सके। अन्यथा एक खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है, यानी स्वाभाविक रूप से कोई तनाव नहीं होता। इस संबंध की प्रकृति से नहीं, बल्कि उदाहरण के लिए एक प्रक्षेपण तंत्र के माध्यम से। इसका अर्थ है जो दूसरी ओर है उसे स्वयं का हिस्सा नहीं माना जाता, बल्कि दूसरे पर प्रक्षिप्त कर दिया जाता है। एक क्लासिक उदाहरण होगा, ओह ठीक है, उसने अभी मुझे अपमानित किया, वह तो पूरा बेवकूफ है। और फिर इंसान 3 घंटे तक उसी बात पर गुस्सा करता रहता है। हाँ, लेकिन असल में यह भावना हमारे अंदर होती है, ये मेरे भीतर घटित होता है और दूसरे ने मेरे अंदर यह भावना जगा दी है। और ऐसे में हमें खुद के भीतर देखना चाहिए, न कि दूसरे के भीतर। ये एक बहुत ही चालाकी भरी बात है। ये बात बहुत बहुत गहराई तक जा सकती है, क्योंकि हमें ये हमेशा दूसरों की वजह से ही महसूस होता है। यही वे ट्रिगर होते हैं। और हाँ, जब हम अपमानित महसूस करते हैं तो इसकी कई अलग अलग किस्में होती हैं, जहां हम अक्सर किसी और को किसी बात के लिए दोषी ठहरा देते हैं।
लेकिन सच तो ये है कि वह भावना हमारे अंदर होती है, इसे हम ही पैदा करते हैं और यह हम पर निर्भर करता है कि हम यहाँ कमजोर न बने, चाहे दूसरा कुछ भी करे, चाहे वह जैसा भी व्यवहार करे। लेकिन इन विषयों पर हम बाद में बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे। चरण 1 शुरू होता है। यहाँ लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, दर्पण के माध्यम से जागरूकता प्राप्त करना, क्योंकि विरोध आपको मजबूर करता है कि आप खुद को दूसरे में पहचानें। और यह इसलिए दर्दनाक नहीं है क्योंकि रास्ता अवरुद्ध है, बल्कि इसलिए क्योंकि जो कुछ भी वहां परावर्तित होता है वह हमेशा सुखद नहीं होता। और ठीक इसी वजह से विपक्ष के संदर्भ में अक्सर तनाव की बात की जाती है, हालांकि यहाँ इस सीधी रेखा में वास्तव में कोई तनाव मौजूद नहीं है। तनाव जागरूकता के कार्य की चुनौती के कारण उत्पन्न होता है। हाँ, और अब हम निश्चित रूप से विपक्ष को एक बार फिर एस्ट्रो डिटेक्टर पर विस्तार से देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि क्या हमें यहाँ विपरीत पक्ष मिलता है, और फिर से सूर्य से शुरू करेंगे। हाँ, यहाँ नीचे कुछ भी नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ बगल में बुध को देखते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है, वह तो ठीक बगल में ही है। फिर हम शनि पर आगे देखते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं है, यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। ये यहाँ का क्षेत्र है 180 डिग्री, 10 डिग्री ऑर्बिस, 5 डिग्री बाईं ओर और 5 डिग्री दाईं ओर, ठीक वैसे ही जैसे संयोजन में होता है। यहाँ की स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट और सरल है, ऑर्बिस के हिसाब से, डिग्रियों के हिसाब से। हाँ, किसी भी हाल में यहाँ कोई विपक्ष नहीं है। फिर हम आगे बढ़ते हैं मंगल की ओर। यहाँ भी कोई विपक्ष नहीं दिख रही, यानी कोई ग्रह नहीं है। और आगे बढ़ते हैं प्लूटो की ओर नीचे। हाँ, यहाँ हमारे पास क्या है? चलिए जरा ध्यान से देखें। यहाँ हमारे पास है, हाँ, एक मजबूत और शक्तिशाली विपक्ष। चलिए इसे थोड़ा और बड़ा करके विस्तार से देखते हैं। यहाँ हमारे पास शुक्र के साथ 2 डिग्री की विपक्ष है। और यह अब बेहद दिलचस्प है, क्योंकि हमें अच्छी तरह से याद है कि इस विपक्ष के अलावा प्लूटो तुला राशि में है और शुक्र मेष राशि में है। तो इस विपक्ष के अलावा यहाँ शनि भी था, जो इस पूरी स्थिति को और भी अधिक जटिल और महत्वपूर्ण बना देता है। कर्क में चलिए हम अपनी 0 डिग्री की रेखा को फिर से शनि पर घुमा देते हैं। और वहाँ हमारे पास पहले से ही शुक्र के साथ एक वर्ग था, और भले ही सीमांत हो, प्लूटो के साथ भी एक वर्ग था। हाँ, और यहाँ तो लगभग कहा जा सकता है कि यह इस व्यक्ति के लिए एक विषय है। हाँ, और यह अब तक स्पष्ट हो चुका है। तो ये बहुत ही निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि यहाँ प्रेम का विषय यौनता, संभवतः भावनात्मक समस्याएं, अभिव्यक्ति की समस्याएं, जकड़न, जैसे कि या फिर जैसा भी हो। यहाँ अभिव्यक्ति के तरीके निश्चित रूप से अधिक हैं, लेकिन यहाँ समस्याएं प्रतीत होती हैं, या यूं कहें, यहाँ परिवर्तन की सामग्री निश्चित रूप से मौजूद है, और यह निश्चित रूप से इस व्यक्ति के लिए एक बड़ा विषय है। हाँ, और इस तरह यहाँ कुछ ही राउंड में वाकई में काफी कुछ समझ आ गया है। और अगर किस्मत अच्छी हो तो तुरंत ही कोई ऐसी बात मिल जाती है जो न सिर्फ विषय हो सकती है, बल्कि अक्सर लोगों के लिए वही विषय होती भी है। यह देखने में आया है कि बहुत से लोगों के पास वास्तव में कोई बड़ा विषय होता है। एक मुख्य विषय होता है और छोटे छोटे विषय भी होते हैं, लेकिन वे इतने कठिन नहीं होते, उन्हें आसानी से बदला जा सकता है, और मुख्य विषय अक्सर अंत तक रहता है। यह आमतौर पर आखिरी चीज होती है जो कि जाती है। लेकिन अच्छा है आप इसे पहले जान लें और साथ देख सकें परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान। स्वाभाविक है कि आप आसान चीजों से शुरू करते हैं, और हाँ, अंत में वही बड़ा टुकड़ा बचता है। हालांकि यह भी हो सकता है कि उसे हल करना आसान हो, यह निश्चित नहीं कहा जा सकता, है ना? हर मामला बहुत व्यक्तिगत और अलग अलग होता है। यह भी इस पर निर्भर करता है कि अब तक आपने कितना किया है और कैसे किया है। हाँ, पहले से कितनी क्षति मौजूद है ये भी मायने रखता है, और भी कई कारक होते हैं। मैं हमेशा सबसे चरम स्थिति मानकर चलता हूँ कि ये बहुत बहुत मुश्किल है, और हाँ, लेकिन सबसे कठिन चीजें भी रूपांतरित हो जाती हैं।
ये हमारे संकल्प में है, हम इसे तय कर सकते हैं। हमें चीज़ों को पहचानना होता है। जब हम उन्हें पहचानते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, और जब हम उन्हें इस तरह दीवार के खिलाफ दबा सकते हैं और कह सकते हैं ठीक है, अब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है, तब उसे रूपांतरित किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको पता नहीं है और वह चीज़ हवा में तैर रही है तो यह संभव नहीं है, क्योंकि आप उन्हें पकड़ नहीं पाते। लेकिन यहाँ आप उन्हें पकड़ सकते हैं, जल्दी या देर से और रोजाना निगरानी के साथ संयोजन में। हाँ, तो अब हमने इन 5 प्राचीन मुख्य पहलुओं को एक बार मोटे तौर पर देख लिया है, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या की संभावनाएं बहुत सारी और विविध हैं। लेकिन फिलहाल बात इसी की है और आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे की सारी 7 चरणों में केवल ग्रहों के संबंधों की ही बात होगी। हाँ, बिल्कुल, पहलुओं और ग्रहों की, और सब कुछ किस तरह स्थित है और यह सब कैसे प्रभावित करता है। लेकिन सामान्य तौर पर हाँ, यह कहा जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी मूल भावना को समझ लिया जाए, उसे आत्मसात कर लिया जाए। फिर भी लेकिन सबसे पहले उसे समझ लेना ज़रूरी है। इसलिए ही ज्यामितीय व्याख्या भी दी गई है, यानी गणित। लेकिन दूसरी ओर उसे महसूस करना भी ज़रूरी है। उसके लिए एक भावना होना चाहिए, और इसी वजह से भावनात्मक या संवेदनात्मक व्याख्या भी दी गई है। हाँ, और जब कोई एक बार उसमें महसूस कर लेता है और एक बार उसमें सोच भी लिया है, तो निश्चित रूप से आपके पास पहले से बेहतर समझ होती है। हाँ, अगर आपने दोनों में से किसी एक को छोड़ दिया होता तो हाँ, और बाकी जैसा कि कहा गया, अब यह एक अवलोकन है, एक रोज़ाना ट्रैकिंग है। ये अब जल्द ही शुरू होने वाला है। बहुत जल्द अगली कड़ी में फिर से घरों के बारे में बात होगी। मैंने पहले सोचा था कि क्या मुझे ये कड़ी überhaupt जारी करनी चाहिए, क्योंकि हाँ, प्राचीन ज्योतिष में घरों की गणना आधुनिक तरीके से अलग की जाती थी। इसका मतलब है हाँ, हम उन्हें वैसे इस्तेमाल नहीं करते जैसे कि आप में से कुछ लोग पहले से जानते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ लोग हैं जो पहले से ही पेशेवर ज्योतिषी हैं और वे निश्चित रूप से आधुनिक घर प्रणाली को जानते हैं या उसका उपयोग करते हैं। लेकिन हम यहाँ ऐसा नहीं करते, बल्कि इन वीडियो में हम प्राचीन घर विधि का उपयोग करेंगे। और इसी वजह से मैंने सोचा कि क्या मैं यह विषय अभी ही ले आऊं, क्योंकि सच कहूं तो हमें शुरुआत में घरों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फिलहाल हर दिन ट्रैक कर रहे हैं, देख रहे हैं कि चंद्रमा हमें कैसे प्रभावित करता है, और इससे हमें वैसे भी पता चल जाता है कि जीवन का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हो रहा है। तो ये तो खुद व पल ही हमें बता देता है। लेकिन हाँ, फिर भी यहाँ कुछ अनुभवी लोग भी मौजूद हैं। मैंने सोचा चलो इसे मैं अगली कड़ी में फिर से ले आता हूँ, बिल्कुल बस स्पष्टता लाने के लिए, और खासकर इसीलिए भी क्योंकि यहाँ मौजूद अनुभवी लोग भी इसमें झांक सकते हैं। हाँ, जैसा कि मैंने कहा, यह प्राचीन ज्योतिष है, यह बहुत ही सरल है, यानी काफ़ी आसान। इसे मैं फिर अगली कड़ी में समझाऊंगा। ये बिल्कुल आसान है, यानी यहाँ कुछ भी जटिल नहीं है, चाहे आप इस नए सिस्टम को अपनाएं या पुराने सिस्टम को। बिल्कुल, और ख़ासकर उनके लिए जो पहले से ही अनुभव रखते हैं, वे इसे देख सकते हैं और ठीक ठीक देख सकते हैं कि वे इसके बारे में क्या सोचते हैं। और सभी 9 हाँ, वहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम भविष्य में निश्चित रूप से घरों, हाउसेस पर भी आएंगे, लेकिन अभी शुरुआत में नहीं, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि यह बिना घरों के पहले बहुत आसान है, यह हमारे लिए बहुत उलझन भरा और बहुत ज़्यादा हो जाता है। हमें पहले यह देखना है कि हम अपनी भावनाओं का पीछा करें और यहाँ इसे पहचानें, ताकि हम खुद को एक तरह से रूपांतरित कर सकें। हाँ, और अगली वीडियो में हम घरों के बारे में बात करेंगे। मुझे खुशी होगी अगर तुम फिर से देखोगे। तब तक के लिए अलविदा, चाओ चाओ।